भारतीय संविधान के आर्टिकल 15 में 6 क्लॉज हैं और आपको पता है कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट है। और जब आर्टिकल 12 से लेके 35 तक फंडामेंटल राइट है तो इसका मतलब आर्टिकल 15 में जितना भी क्लॉज होगा सब फंडामेंटल राइट होगा, जैसे क्लॉज 1, क्लॉज 2, क्लॉज 3, 4, 5, 6 करके। तो ऐसा नहीं है। आर्टिकल 15 का क्लॉज 1, क्लॉज 2 फंडामेंटल राइट है। उसके बाद क्लॉज 3, 4, 5, 6 ये इनेबलिंग प्रोविजंस है, सामर्थ्यकारी उपबंध है। अब फंडामेंटल राइट और इनेबलिंग प्रोविजंस में क्या अंतर होता है? फंडामेंटल राइट का मतलब होता है कि वह स्टेट करने के लिए बाध्य होता है, और इनेबलिंग प्रोविजंस का मतलब होता है कि स्टेट को करने के लिए बाध्य नहीं होता है। जैसे आर्टिकल 15 का क्लॉज 3 है कि स्टेट चाहे तो महिलाओं और बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोविजंस कर सकता है, तो वह करने के लिए बाध्य नहीं है। अगर स्टेट को लगेगा तो वह महिलाओं और बच्चों के लिए एक स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 15 के बारे में विस्तार से वर्णन करेंगे। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो मूल संविधान में पहले से ही सिर्फ 15 का क्लॉज 1 और क्लॉज 2 और क्लॉज 3 ये मूल संविधान में पहले से ही था। पहले से ही क्लॉज 1, क्लॉज 2 और क्लॉज 3 था। बाद में अमेंडमेंट करके क्लॉज 4 को जोड़ा गया, क्लॉज 5 को जोड़ा गया और क्लॉज 6 को जोड़ा गया। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कब जोड़ा गया? फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 को। पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ और आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 जोड़ा गया। 93rd अमेंडमेंट 2005 93वां संविधान संशोधन में आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 जोड़ा गया और 103 संविधान संशोधन में आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 जोड़ा गया 2019। तो ये याद करना जरूरी है कौन से अमेंडमेंट में कौन सा आर्टिकल का कौन सा क्लॉज जोड़ा गया। तो हम लोग देखते हैं आर्टिकल 15 का क्लॉज 1। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजियन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। इसका मतलब ये हुआ कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, मतलब कि यह राज्य को मना करता है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध, यह राज्य को मना करता है कि किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल रिलीजियन, रेस, कैस्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर विभेद नहीं करेगा। 15 का क्लॉज 1 यही कहता है, राज्य को मना करता है। किस चीज़ से मना करता है? विभेद करने से। किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल, वनली का प्रयोग हुआ है, वनली, केवल इस आधार पर विभेद नहीं करेगा। वह आधार क्या है? रिलीजियन, रेस, कैस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यह है आर्टिकल 15 का क्लॉज 1 कि स्टेट किसी भी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या फिर जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेगा, उनके अंदर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने देगा। यह है 15 का क्लॉज 1। क्लॉज 2 में ए और बी दो है। क्लॉज 2 का ए क्या कहता है कि वह प्रवेश से नहीं मना करेगा। कहाँ प्रवेश से नहीं मना करेगा अभी हम लोग देखते हैं। और क्लॉज बी कहता है कि उपयोग से नहीं मना करेगा, मतलब ए प्रवेश से नहीं मना करेगा और बी उपयोग से नहीं मना करेगा कि आप उसका प्रयोग करने से वंचित नहीं रहेंगे। अब क्लॉज 15 का 2 का ए क्या
किस कहाँ से प्रवेश करने से नहीं मना करेगा। हम लोग देखते हैं 15 का क्लॉज 2 का ए कि किसी भी शॉप्स, दुकान, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट मतलब सार्वजनिक भोजनालय, होटल, प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश से नहीं मना करेगा। आप किसी भी दुकान में जा कर के सामान को खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको रिलीजियन, रेस, केस्ट, सेक्स या फिर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर आपको किसी दुकान पर जाने से मना नहीं किया जाएगा। किसी भी दुकान पर, किसी भी पब्लिक रेस्टोरेंट, आप किसी भी होटल में जा सकते हैं और खाना खा सकते हैं। यह इतना पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या फिर प्लेसेस ऑफ पब्लिक इंटरटेनमेंट या फिर घूमने टहलने के लिए मनोरंजन के स्थान के अंदर प्रवेश से नहीं मना किया जा सकता। केवल किस आधार पर? ओनली फॉर रिलीजियन, रेस, केस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर प्रवेश से वंचित नहीं करेगा किसी भी नागरिक को राज्य किसी भी नागरिक को केवल रिलीजियन, रेस, केस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी भी दुकान पर या फिर पब्लिक रेस्टोरेंट पर, किसी भी आप भोजनालय में जाकर खाना खा सकते हैं, किसी भी घूमने टहलने के प्लेस पर आप जा सकते हैं, किसी भी दुकान में आप जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका रिलीजियन हिंदू है या फिर मुस्लिम है या फिर क्रिश्चियन है या फिर पारसी है तो किसी भी होटल वाले कहेंगे कि हम पारसी को भोजन नहीं खिलाते हैं, या फिर आप मुस्लिम हो, हमारे यहाँ नहीं खा सकते हो। रिलीजियन के आधार पर नहीं आपसे मतभेद कर सकेंगे। आपके कास्ट के आधार पर, जाति के आधार पर कि हम यादव हैं, पंडित हैं, ऐसे आपको किसी ऐसा नहीं कर सकते हैं। लिंग के आधार पर मतभेद नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर नहीं मतभेद कर सकते हैं। आप किसी भी दुकान पर, किसी भी होटल में, किसी भी जगह आप घूम टहल सकते हो। यह है क्लॉज 2 का ए। 2B उपयोग से नहीं मना करेगा। किस चीज़ के उपयोग से नहीं मना करेगा? बेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, स्नान घाट जो है, रोड, किसी भी रोड पर आप जा सकते हैं। एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिस्टोर मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ द स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक। इसका मतलब ये है कि जो साधारणतया जो आम जनता के लिए बनाए गए जो बेल्स हैं, कुआं हैं या फिर टैंक्स हैं या फिर बाथिंग, नहाने का स्थान है, या फिर सड़कों पर या फिर किसी भी ऐसे प्लेस पर जो साधारण जनता के लिए बनाई गई है, उस चीज़ के उपयोग से आपको वंचित नहीं रखा जाएगा। केवल किस आधार पर? वही RRCSPOB मतलब रिलीजियन, रेस, केस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उपयोग से नहीं मना करेगा। कौन नहीं मना करेगा? राज्य मना नहीं करेगा आपको। किस चीज़ के उपयोग से नहीं मना करेगा? किसी भी साधारणतया कुआं, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड। आप ये जानिए कि जैसे कोई बाथिंग घाट है और वह साधारणतया जैसे अयोध्या का बाथिंग घाट है, वहाँ पर आप किसी भी आप जा सकते हैं, नहा सकते हैं, आपको किसी भी चीज़ से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। जैसे अब कोई बड़ा आदमी है और वह अपने लिए अपने घर पर प्राइवेट वो बनाया, स्विमिंग पूल बनाया है या फिर खुद बनाया है कुछ अपना प्राइवेट, अपने पैसे से, अपने यूज के लिए, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाके उन्हीं के उसमें जाएंगे और कहेंगे नहीं मुझे इसी में नहाना है। हमारा आर्टिकल 15 का क्लॉज 2 कहता है कि आप किसी भी जगह जा सकते हैं। अरे तो ऐसे मत करना भैया, क्योंकि यह सिर्फ साधारणतया जो बनाया गया है यह पब्लिक के लिए बनाया गया है, लेकिन जो साधारणतया जो पब्लिक यूज करती हो, जो पूर्णतया या भागतः राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के प्रयोग के लिए हो,
उसमें कुआं, तालाब, स्नान घाट, सड़कों या फिर सार्वजनिक समागम के स्थान के उपयोग से मना नहीं करेगा। केवल रिलीजन, रेस, केस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर। समझ में आ गया आपको क्लॉज 1 और क्लॉज 2 का ए क्या कहता है और क्लॉज 2 का बी क्या कहता है। अगर आपको अभी भी ना समझ में आया है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको और सही समझाने में। क्लॉज 2 ए यूजेस से मना करता है और क्लॉज 2 बी क्लॉज 2 ए प्रवेश से मना करता है कि आप किसी भी शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल या फिर प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट में प्रवेश कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। और 2 भी किसी भी कुआं या फिर बाथिंग घाट या फिर रोड या फिर आप किसी भी सार्वजनिक समागम के स्थानों पर आपको जाने से कोई मना नहीं करेगा। यह है क्लॉज 2 बी। और क्लॉज 3 क्या है? यह इतना किस आधार पर नहीं मना करेगा? वही रिलीजन, रेस, केस्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर राज्य मना नहीं करेगा। क्लॉज 3 क्या है 15 का? कि नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन। महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं राज्य। इसका मतलब ये है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए उनकी सहायता के लिए कोई भी स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। तो यह आर्टिकल ऐसा नहीं होगा कि यह राइट टू इक्वलिटी के खिलाफ होगा, इसलिए आर्टिकल 3 जोड़ा गया है कि वह महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं स्टेट। यदि स्टेट को लगेगा कि महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाना है तो वह बना देगा। ये आर्टिकल 1 और 2 फंडामेंटल राइट था। अभी हम ऊपर देखे आर्टिकल 1 और 2 फंडामेंटल राइट था। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? ये फंडामेंटल राइट है 1 और 2। अब इसके बाद आ जाएगा इनेबलिंग प्रोविजंस। ये आर्टिकल 3 से लेके 6 तक इनेबलिंग प्रोविजंस हैं। इनेबलिंग प्रोविजंस का मतलब ज़रूरी नहीं है कि स्टेट बनाए ही, बना सकता है, उसकी इच्छा के ऊपर निर्भर है। उसे लगेगा कि स्पेशल प्रोविजंस बना दें तो वह बना देगा। और ये तो हमने पहले ही देख लिया कि 1, 2, 3 पहले से ही संविधान में था और 4, 5, 6 को अमेंडमेंट करके जोड़ा गया। 4 को जोड़ा गया फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत और 5 को जोड़ा गया कौन से अमेंडमेंट के साथ? अभी हम लोग देखे थे 93वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और क्लास 6 को जोड़ा गया, कब जोड़ा गया? इसे 103वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 15 का क्लॉज 4 कहता है कि नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लास 2 ऑफ आर्टिकल 29 शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसका मतलब ये है कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी एडवांसमेंट की बात करता है, उनकी उन्नति की बात करता है कि अगर राज्य चाहे कि यदि उसको लगेगा कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनकी उन्नति के लिए वह चाहे तो एक प्रोविजंस बना सकती है। ये है आर्टिकल 15 का क्लॉज 4। यह कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट द्वारा जोड़ा गया, अभी हम लोगों ने देखा ही इसे। यह एक इनेबलिंग प्रोविजंस है। ये फंडामेंटल राइट नहीं है कि
राज्य को यह करना ही होगा। यदि स्टेट को लगेगा कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक हैं उनके लिए एक विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है, या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उनके लिए वह उनकी उन्नति के लिए स्टेट को लगेगा कि इनके लिए एक कोई विशेष प्रावधान कर दिया जाए, तो यह स्टेट उनके लिए एक विशेष प्रावधान कर सकता है। यह है आर्टिकल 15 का क्लॉज 4। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है। जैसे जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनके लिए एक स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। किसके लिए? टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। इनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए राज्य चाहे तो एक स्पेशल प्रोविजंस बना सकती है। यही है आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 की जो इनके लिए जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स है या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से के लिए एक प्रोविजंस बना सकती है, जिसके अंतर्गत प्राइवेट संस्थाएं हैं, चाहे वह राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो। अनुच्छेद 30 के 1 में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षा संस्थाओं से अलग विधि द्वारा कोई विशेष प्रावधान बनाने से निवारित नहीं करेगी। इसका तात्पर्य यही है कि जो सोशली एजुकेशनली, ये एजुकेशनली ध्यान देना, क्योंकि अभी आर्टिकल 15 का क्लॉज 6 देखेंगे तो उसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात होगा। इसमें क्लॉज 5 में एजुकेशनली शैक्षिक दृष्टि की बात करता है कि जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग हैं या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं या फिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, इनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश के लिए एक अलग से प्रोविजंस बना सकता है। इनके शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित एक प्रोविजंस बना सकता है। यदि स्टेट को लगेगा तो वह एक स्पेशल प्रोविजंस उनकी शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित बना सकता है। यह फंडामेंटल राइट है नहीं, यह इनेबलिंग प्रोविजंस है। जब ये इनेबलिंग प्रोविजंस है तो स्टेट को यदि लगेगा तभी बना सकेगा, तब वो बना देगा। ये हमने आपको पहले ही बताया। और ये 93वां संविधान संशोधन द्वारा यह जोड़ा गया। आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 93वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और यह इनेबलिंग प्रोविजंस है। ये है आर्टिकल 15 का क्लॉज 5 जो कि शिक्षा संस्थाओं से संबंधित है, शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है। बच्चों के लिए प्रवेश के लिए यह आर्टिकल बेसिकली उसी के लिए ही बनाया गया है जो शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से संबंधित है। इसे 93वां संविधान संशोधन द्वारा 2005 में इसे जोड़ा गया। यह है 15 का क्लॉज 5। 15 का क्लॉज 6 में ए है और बी है। क्लॉज 15 का क्लॉज 6 का ए कहता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनके एडवांसमेंट के लिए स्टेट एक स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है, जो कि क्लॉज 4 और 5 से भिन्न है। क्लॉज 4 और 5 में क्या था? क्लॉज 4 और 5 में था जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बात की थी। उसमें सोशली एंड एजुकेशनली की बात हुई थी और इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात है। ये कहता है कि जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी उन्नति के लिए, एडवांसमेंट मतलब उन्नति, उनकी उन्नति के लिए स्टेट एक स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनकी उन्नति के लिए स्टेट एक स्पेशल प्रोविजंस बना सकता है। ये क्लॉज 6 का ए और 6 का बी है कि स्पेशल प्रोविजंस
स्टेट बना सकता है जो शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित है, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, उनकी उन्नति के लिए स्टेट उनकी शैक्षिक संस्थाओं से संबंधित उनके लिए अलग से एक स्पेशल प्रोविज़न्स बना सकता है। इसमें और भी दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं कि चाहे राज्य द्वारा सहायता प्राप्त हो या बिना सहायता प्राप्त हो, जो आरक्षण की दशा में वर्तमान आरक्षण के अतिरिक्त और प्रत्येक श्रेणी में कुल स्थानों के अधिकतम 10% तक के अधीन होगा, करने से निवारक नहीं करेगी। इसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इसमें बताया गया है कि फॉर द पर्पजेज ऑफ दिस आर्टिकल एंड आर्टिकल 16 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस शैल be such as may be notified by the state from time to time on the basis of family income and other indicators of economic disadvantage। ये जो आर्टिकल 15 एंड 16 में दिया गया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के बारे में 15 में भी है और 16 में भी है, तो जो स्टेट इनके लिए एक स्पेशल प्रोविज़न्स बनाएगी, तो स्टेट को पता कैसे चलेगा कि कौन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, कौन आर्थिक रूप से कमज़ोर भाग है। तो इसमें बताया गया है कि आर्थिक रूप से कमज़ोर भाग ऐसा होगा जो समय समय पर परिवार की आय, जो फैमिली की इनकम होगा टाइम टू टाइम पर परिवार की आय और आर्थिक रूप से क्षतिकारी अन्य संकेतक, जो आर्थिक घर की कंडीशन होगी, जो उसके आधार पर राज्य द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जो फैमिली की इनकम होगी या फिर जो घर की आर्थिक स्थिति होगी, उसी के आधार पर राज्य द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। यह एक्सप्लेनेशन हमारा आर्टिकल 15 कंप्लीट हुआ। यदि आपको आर्टिकल 15 से रिलेटेड कोई भी परेशानी हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए, और हमारी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।